ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड पेपर 2019 की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम लोग जो है प्रोग्रामिंग पोर्शन देखेंगे। देखिए, अब आपका सेक्शन बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्लास का नाम आपका शोरूम है और यहाँ पे डेटा मेंबर यानी वेरिएबल्स आपका एक नाम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, कॉस्ट कितने का आपका शोरूम में मोबाइल अवेलेबल है और डिस्काउंट के लिए डिस लिया गया है और नेट अमाउंट कितना पेड करना है, कितना उसको अमाउंट देना है, इतनी चीजें आपकी गिवन है। तो आपको मालूम है, आपको समझाया गया था कि जो फंक्शन प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, खाली फंक्शन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। बाकी सब कुछ गिवन होता है पहले से ही और उन्हीं को लेकर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। एक एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। और इसके बाद जो है यहाँ मेंबर फंक्शन में अगर आप देखें तो मेंबर फंक्शन में आपका यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है। आपको याद होगा क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर सेम मिल जाए तो वो कंस्ट्रक्टर माना जाता है और वैसे लिखा भी होता है कमेंट लाइन में कि ये कंस्ट्रक्टर है। और आपको बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज और डिफॉल्ट दोनों कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में अभी तक नॉन पैरामीटराइज यानी कि जिसके गोल वाले ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर हमेशा पूछे गए हैं। तो आपका कंस्ट्रक्टर में इनिशियल वैल्यू डालनी होती है। तो आपको सारे डेटा मेंबर जितने भी आपके प्रिमिटिव होते हैं सबकी डिफॉल्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की नल होती है, डबल कोट्स में स्पेस दे दें। लॉन्ग है तो उसका 0L है, डबल है तो उसका 0.0D है और आप बाकी इंटीजर है तो 0 है। तो यहाँ पे यही चीज प्रोवाइड की जाती है। कंस्ट्रक्टर में ना ही कुछ इनपुट कराना होता है और ना ही कोई आपकी कैलकुलेशन होती है और ना ही कोई प्रिंटिंग होती है। सिर्फ जो ऊपर दिए गए ये डेटा मेंबर हैं आपके ये वाले, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू डालने का काम कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। इसके अलावा कोई भी काम आपको नहीं करना है। उसके बाद वैल्यू इनपुट कराने के लिए आपको सेपरेट फंक्शन दिया गया है। आपको मालूम है इनपुट स्टेटमेंट sc.next int sc.next डबल होते हैं। तो ये लाइनें कहाँ लिखनी है आपको? ये लाइनें इनपुट फंक्शन में लिखनी। इसके लिए स्पेशली फंक्शन बनाया गया है। तो इसमें फंक्शन में जितने ऊपर वेरिएबल दिए गए हैं सारे वेरिएबल की वैल्यू इनपुट नहीं करनी। कमेंट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये कमेंट लाइन आपकी दी गई है तो कमेंट लाइन में जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही इनपुट कराना। जैसे यहाँ नेम कहा गया, मोबाइल नंबर कहा गया और मोबाइल की कॉस्ट ये कही गई है, तो सिर्फ 3 ही चीजें इनपुट करनी है। बाकी सब कौन से हैं? आपका डिस्काउंट और अमाउंट, ये क्या है? रिजल्ट वेरिएबल है। तो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू हमें इनपुट नहीं करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद है आपका वर्ड कैलकुलेट। तो वर्ड कैलकुलेट में कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन में ज्यादातर हमने आपको बताया इसमें इफ एल्स इफ का क्वेश्चन आता है जिसमें टैक्स, डिस्काउंट और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक टेबल प्रोवाइड कर दी गई है। उस टेबल में कह दिया गया है कि जो भी कॉस्ट होगी मोबाइल की, अगर वो लेस देन इक्वल टू यानी लेस देन भी हो और इक्वल टू हो 10,000 के, तो आपको डिस्काउंट में 5% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका मोर देन यानी इक्वल टू 10,000 तो यहीं पे हो गया है, और 10,000 से ज्यादा, मोर लिखा है, 10,000 से ज्यादा हो और 20,000 तक हो, इक्वल टू 20,000 तो 10% हो गया। और ऐसे 20 से 35,000 है तो 15% हो गया। और उसके बाद मोर देन 35,000 में 20% हो गया। उसके बाद लास्ट ये कैलकुलेशन करनी है, अभी देखने को मिलेगी। और लास्ट में है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले आपका जो है इसमें जो जो कहा गया सारी चीजें प्रिंट करा देनी होती है। यहाँ पे अच्छा स्पेशली अगर कमेंट लाइन में लिखा है कि टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराओ तो टेबुलर फॉर्म में, अदरवाइज आप जनरल सबका SOPLN अलग अलग लिखकर प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नेम प्रिंट कराना है, मोबाइल नंबर प्रिंट कराना है और अमाउंट टू बी पेड प्रिंट कराना है। अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे डिस्काउंट प्रिंट कराने के लिए नहीं कहा गया है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट कह दिया गया है।
उसके बाद जो है अब इसको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर मेन मेथड कहा जाए, जैसे यहाँ लिखा है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव मेथड्स या फंक्शंस, तो मेन मेथड अगर फंक्शन प्रोग्रामिंग में कहा गया है वर्ड में बनाने के लिए तब तो आप बनाइएगा, अदरवाइज वहीं पे क्लास आपका ओवर हो जाएगी, वहीं पे क्लास बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जो इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों ने देख ली कहाँ पे क्या करना होता है। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू इनपुट करनी है तो हमें जो है पैकेज लेना चाहिए, तो पैकेज हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लास का नाम शोरूम, अच्छा इसमें जैसे एस अपर केस है और आर अपर केस है तो ये क्लास का नाम जैसा गिवन है वैसा ही देना, नहीं तो इस पे भी आधा नंबर आपका कट जाएगा। आप स्मॉल में शोरूम लिख दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, आपका पेपर में जैसा नाम दिया गया वैसा ही आपको करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब जो हो वेरिएबल के लिए क्या था कि जैसे वेरिएबल पेपर में दिए बस उतारते चले जाइए। अब जैसे यहाँ पे मैंने कॉस्ट, डिस्काउंट और अमाउंट, ये तीन चीजें जो थी ये एक ही लाइन में लिख दी, तो उसका रीजन है क्योंकि तीनों डबल है इसलिए एक लाइन में लिख दी। लेकिन अगर आप चाहें तो डबल कॉस्ट सेमीकोलन, डबल डिस सेमीकोलन, डबल अमाउंट सेमीकोलन, ऐसे करके आप लगातार लिखते चले जाइए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक जैसी वेरिएबल है जैसे डेटा टाइप इसका डबल है तो आप चाहें तो कॉमा लगा के लिख सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है तो गोल वाला ब्रैकेट लिखना जरूरी है और फिर उसका कर्ली ब्रैकेट भी खुलेगा और लास्ट में बंद होगा। अभी हमने बताया था कंस्ट्रक्टर का मेनली काम क्या है, क्लास के जो डेटा मेंबर है इनको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करानी है। तो इनिशियल वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नेम की मैंने नेम स्ट्रिंग टाइप का था तो नल ले लिया। और हाँ, यहाँ पे एक ये मिस्टेक हो गई, इसको मैं सुधार देता हूं। यहाँ पे ये बच्चों से भी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, देखिए क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक गलती आप लोगों से हो जाती है कि जैसे वेरिएबल डिक्लेयर तो यहाँ हो ही चुके हैं, अब वेरिएबल को जब कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करने की बारी आती है तो हम लोग वेरिएबल का यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखते, यानी कि स्ट्रिंग यहाँ नहीं लिखेंगे या लॉन्ग यहाँ नहीं लिखेंगे या डबल यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डिक्लेयर तो हो ही चुके हैं। वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर करना होता है और यूज आप पूरे प्रोग्राम में चाहे जितनी बार कर लीजिए। तो यहाँ पे धोखे से भी डबल कंस्ट्रक्टर के अंदर डबल, लॉन्ग, इन, फ्लोट ये वेरिएबल के नाम के साथ में नहीं लिखना है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे नेम में आपका यहाँ नल हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, मोबाइल नंबर में आपका 0L हो गया, ये 0L है। और डिस्काउंट क्योंकि आपका 3 वेरिएबल थे तो डिस्काउंट में हमने यहाँ पर तीनों को एक ही लाइन में लिखा जा सकता है और आप कोशिश कीजिएगा सबका अलग अलग ही दीजिए क्योंकि कॉपी का पैसा आपने दिया ही होता है, तो आप साफ सुथरा ही लिखिए। कॉस्ट इज इक्वल टू 0.0D सेमीकोलन, डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.0D और अमाउंट इज इक्वल टू 0.0D, अलग अलग लाइन में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम की बचत चाहिए तो ये तरीके आपको दिखाए जा रहे हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों एक का डेटा टाइप एक ही था तो इसलिए एक ही लाइन में 0.0D लिख दिया गया। फिर उसका कंस्ट्रक्टर बंद कर दिया गया। अब कंस्ट्रक्टर, कोई भी प्रोग्राम बाई चांस कंस्ट्रक्टर का आ जाता है तो आप इसको याद कर लीजिए कि कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना ही काम करना है, जो भी ग्लोबल वेरिएबल ऊपर दिए हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए और बस ये गलती ये वाली ना हो कि डेटा टाइप दोबारा से यहाँ लिख दीजिए लॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद जो है अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट में ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट वॉइड इनपुट फंक्शन, हमने फंक्शन है तो गोल वाला ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, कर्ली ब्रैकेट भी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद अब वैल्यू जहां इनपुट करनी है जिस फंक्शन में भी, वहीं पे ये स्कैनर क्लास रहती है। अब आप चाहें तो एक तरीका था स्कैनर क्लास ग्लोबल भी की जा सकती है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस ही नहीं करना चाहेंगे। आप एक तरीका याद कर लीजिए कि जहां वैल्यू इनपुट होनी वहां स्कैनर क्लास लिखनी है। तो वैल्यू सिर्फ दो ही जगह इनपुट हो सकती है, या तो इनपुट फंक्शन इनपुट फंक्शन बनाकर वैल्यू इनपुट कराना, अब फंक्शन का नाम भले चेंज कर दिया जाए, इनपुट जगह पर एक्सेप्ट कर दिया जाए या गेट डेटा कर दिया जाए, उससे चिंता ना करना, उसके कमेंट लाइन में देखना किस फंक्शन में वैल्यू इनपुट करनी है।
तो फंक्शन का नाम लिख दिया और स्कैनर वाली लाइन। और दूसरा कहाँ पे इनपुट करना होता है, अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो वर्ड मेन में वैल्यू इनपुट करनी होती, तब ये स्कैनर लाइन कहाँ होगी, वर्ड मेन में होगी, फिर इनपुट फंक्शन वहां पे नहीं होता है। तो ये इनपुट में मैंने बताया था पेपर में हर इनपुट अलग अलग कीजिएगा, ये नहीं कि एक ही लाइन में सारा इंटर नेम कॉमा मोबाइल नंबर कॉमा कॉस्ट, ऐसे नहीं करना है, अलग अलग प्रिंटिंग और अलग अलग उसका इनपुट स्टेटमेंट। एंटर कस्टमर नेम, नेम के लिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन होता है, एंटर मोबाइल नंबर उसके नेक्स्ट लॉन्ग होता है, और एंटर आइटम कॉस्ट तो उसके लिए नेक्स्ट डबल, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू थी, वैल्यू स्टोर हो गई बस इसमें, और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में यहां देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन इफ एल्स इफ की आपको अच्छी तरीके से मालूम है। सर अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डेटा टाइप लिखें डिक्लेयर करें तो क्या सिंटैक्स एरर आएगी? अच्छा, ये मैसेज भेजा है अनिमेश ने कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब है, वो फिर वो कंस्ट्रक्टर से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि चाहे फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए और चाहे कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, फिर वो वेरिएबल उस फंक्शन और उस कंस्ट्रक्टर की बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। सर वही जो अनिमेश कह रहे सिंटैक्स एरर वाला, वही पूछना था। हाँ, तो उसमें एरर नहीं आएगी बेटा, लेकिन एरर इस बात की आएगी कि वो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर की बॉडी से बाहर, वो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया है तो उस बॉडी से बाहर जा नहीं पाएगा, तो फिर वो स्कोप वाली एरर आएगी कि वेरिएबल नॉट फाउंड, इस टाइप की एरर आएगी, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल। हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में इफ एल्स इफ में आपको दो तरीके कैलकुलेशन बताई गई। अभी व्हाट्सएप पे कल ही मैं देख रहा था कि कोई बच्चा जो है कृष्णा नाम का है शायद, वो पूछ रहा था कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से करनी है कैलकुलेशन इफ एल्स इफ की या डिस्काउंट वाले तरीके से करनी है। तो आपको बता दिया गया है साफ साफ, अगर जो क्वेश्चन है उसकी जो टेबल दी गई है, तो क्वेश्चन की टेबल में अगर नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट इतना, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से करना है, यानी पुराना पुराने रेट के हिसाब से और नया नए रेट के हिसाब से। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड नहीं दिया गया है, कुछ ऐसे दिया गया है कि 1000 से 10,000, 10,000 एक से 20,000, 20,000 एक से 30,000, ऐसे करके दिया है, तो सिर्फ कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करनी जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में की गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैलकुलेशन में एक आपको लिखना है, अप टू का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। तो कॉस्ट जो है अगर 10,000 से कम या बराबर है तो डिस्काउंट 5% है, तो 5% को 5/100 भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको टाइप कास्टिंग करना जरूरी है, यानी कि 5.0 लिखना जरूरी है, नहीं तो इंटीजर कैलकुलेट होंगे तो इंटीजर में ही रिजल्ट आ जाएगा, जबकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट डबल की है ना। तो हम सीधे सीधे इसको ऐसे लिख दें तो ये सबसे बेटर तरीका है कैलकुलेशन करने का। तो यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 0.05, डिस्काउंट निकल आया। फिर उसके बाद अब उसमें कहा गया था 10,000 से मोर देन 10,000, तो यहाँ देखो इक्वल साइन नहीं लगाया है हमने, कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10,000, कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 20,000, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर कैलकुलेशन डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% हो जाएगा, यहाँ पर ये 10% हो गया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉस्ट अगर 20,000 से ऊपर है और 35,000 से बराबर या छोटी है तो 15% डिस्काउंट होना चाहिए। और फिर लास्ट वाली कंडीशन को हम लोग एल्स में डाल सकते हैं या एल्स इफ भी लगा सकते हैं, जो मोर वाली होती है, मोर अबव वाली होती है, अबव वाली। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए उसको एल्स में ही डाल दीजिए, कंडीशन लगाने से बच जाएंगे। तो वहां पे आपका 20,000 हो गया। उसके बाद यस बेटा, उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के बाद नेट अमाउंट निकालना है। तो ये सारी इफ एल्स इफ से बाहर आने के बाद हमने यहाँ लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपका ये नेट अमाउंट निकल आया है। और फिर आप जो है इसको अब प्रिंट कराना रह गया है। अब देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया।
और फिर आपने डिस्प्ले लिख दिया, और डिस्प्ले में यहाँ पर आपने सारी चीजें प्रिंट करा दी। नेम प्रिंट करा दिया मैसेज के साथ, मोबाइल नंबर प्रिंट करा दिया मैसेज के साथ, कॉस्ट प्रिंट करा दिया, और नेट अमाउंट टू बी पेड प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद आपको, अब उसमें कहा गया था कि वर्डमैन बनाना है, तो वर्डमैन आप बना लीजिए। अब इसका कर्ली ब्रैकेट देखो, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन, ये कर्ली ब्रैकेट किसका क्लोज है? ये कर्ली ब्रैकेट डिस्प्ले का क्लोज है। और उसके पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन में क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, गोल वाला ब्रैकेट, सेमीकोलन, फिर obj डॉट इनपुट, तो इनपुट से जम करके इनपुट फंक्शन पे जाएगा, और वहां पे आपका नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट इनपुट कराएंगे, और फिर वापस लौट के यहीं पे आएंगे, और फिर कैलकुलेट से कैलकुलेट पे चले जाएंगे, वहां कैलकुलेशन हो जाएगी जो भी आपने कॉस्ट इनपुट की थी, फिर वापस यहीं पे आएंगे, और फिर उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे चले जाएंगे, फिर वहां पे प्रिंटिंग ये हो गई, और उसके बाद वापस आप यहीं आ जाएंगे। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये स्विच केस का प्रोग्राम है। यहाँ पे पहली चॉइस जो दी गई है, यहाँ पे मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये, तो पहली चॉइस जो दी गई है उसमें आपको एक लेटर टू जनरेट एंड प्रिंट लेटर्स A to Z एंड देयर यूनिकोड कैरेक्टर। तो लेटर प्रिंट हो ए, और उसका ASCII कोड या यूनिकोड प्रिंट हो, क्योंकि यूनिकोड में ASCII कोड भी आ जाता है, तो हम लोग इसको ASCII कोड कहते हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है? यूनिकोड का है, तो यूनिकोड के अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए इसको यूनिकोड भी कह सकते हैं। तो ए का 65 होता है, बी का 66 और जेड का 90 होता है। और दूसरा आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपका पैटर्न प्रिंट कराना है। ये दो चॉइस आपकी दी गई हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे इंपोर्ट वाली लाइन इसलिए ले ली क्योंकि हमें चॉइस इनपुट कराना है, तो इंपोर्ट वाली लाइन इसीलिए ले ली। तो आपका क्या हुआ? स्कैनर लाइन लगा दिया, उसके बाद वेरिएबल्स यहाँ और कोई थे नहीं जो लूप चलाने हैं, वो उनके वेरिएबल्स हम लोग क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स जो पैटर्न के लिए जरूरत है और जो आपका ASCII कोड प्रिंट कराने के लिए जरूरत है, दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल या यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग वेरिएबल उस केस के अंदर ही ले लेंगे जो वेरिएबल जिस प्रोग्राम के लिए जरूरत है। इसलिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल जो दोनों केसेस में यूज होना है, तो उसको आप यहीं पे डिक्लेयर करोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मेनू बना दिया, एंटर 1 फॉर लेटर यूनिकोड और एंटर 2 फॉर पैटर्न एंड नंबर का, और फिर एंटर चॉइस। तो चॉइस को हमने INT यहीं पे डिक्लेयर कर लिया, CH। तो चॉइस, अब मान लीजिए आप चॉइस अगर 1 दे देते हो तो CH में 1 आ जाएगा, और स्विच CH और CH में 1 है तो स्विच 1 पे आप ट्रांसफर हो जाओगे। अब स्विच 1 का मतलब है केस 1, ये हम लोग यहाँ पर केस 1 पे आ गए। ये आपका केस 1 है सीधे। स्विच का कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद केस 1 स्टार्ट किया। तो यहाँ पे केस 1 में हमें क्या करना था, A और 65 प्रिंट करना था, B और 66 प्रिंट करना था। तो बहुत इजी है प्रोग्राम। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया और उसी से लूप चला लिया। X नाम का कैरेक्टर वेरिएबल लिया, और अगर हम इंटीजर वेरिएबल लेते तो हमें 65 से 90 तक का लूप चलाना पड़ता, और उसके बाद फिर हमें टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती नीचे। तो इसलिए हमने कैरेक्टर का भी लूप चलाया जा सकता है। तो मैंने कैरेक्टर ले लिया कैर X, और उसके बाद X इज इक्वल टू A ले लिया, सेमीकोलन, X इज लेस देन इक्वल टू Z, सेमीकोलन, X प्लस प्लस। तो X के अंदर क्या गया है, A। अब यहाँ चेक होगा, A इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू Z, तो A Z से छोटा है। अब यहाँ पर रियल में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रियल में ASCII कोड चेक हो रहे होंगे, यहाँ पे रियल में ASCII कोड चेक हो रहे होंगे, लेकिन हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि A और Z चेक हो रहा है। तो यानी यहाँ पे रियल में 65 इज लेस देन इक्वल टू 90 चेक हो रहा है। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पर आप नीचे आओगे, और नीचे आपने क्या किया, X प्रिंट कराया। तो X तो कैरेक्टर टाइप का है वेरिएबल, और उसके पास क्या है, A है, तो ये आपका A प्रिंट हो जाएगा। फिर /t से स्पेस दे दिया प्लस लगाकर। उसके बाद इस A का ASCII कोड चाहिए था, तो A किसके पास है, X के पास है। तो किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड लेने के लिए क्या करना होता है,
उसके आगे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती। तो ये गोल वाले ब्रैकेट में INT लिख दिया, तो INT आपका क्या करेगा, X में आपका A स्टोर है, INT उसको A को 65 में कन्वर्ट करेगा और 65 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा A के, और बीच में हमारा स्लैश टी लगा है तो ये वाला स्पेस आ जाएगा बीच वाला। फिर उसके बाद ये लूप फिर से ऊपर चला जाएगा। अब X प्लस प्लस होकर A से क्या बन जाएगा, B, तो B भी छोटा है Z से, तो यहाँ पर आपका B प्रिंट होगा और उसके बाद B का ASCII कोड निकल जाएगा, तो यहाँ 66 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये लूप Z तक चलता रहेगा और आपका प्रिंट होता रहेगा। जैसे लूप से बाहर आए, आप याद रखिएगा कि कोई भी चाहे लूप हो चाहे कुछ भी हो, ब्रेक लगाना ना भूलिए, ब्रेक जरूर लगा दें। तो ब्रेक लगा दिया इसका मतलब स्विच केस से बाहर आ गए। और अब यहीं पे अगर चॉइस हमने 2 ली होती तो आप कहाँ आ जाते, केस 2 में आ जाते। केस 2 में आपका पैटर्न प्रिंट करना था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो आपको ये जानबूझ के हम थोड़ा सा याद कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैटर्न का याद आ जाए, वरना ये हमें मालूम है मैक्सिमम बच्चों को पैटर्न मालूम है। तो पैटर्न में क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 2 लूप लगते हैं, I और J के। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया और एक शॉर्टकट मार दिया, वेरिएबल को लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया। क्यों, क्योंकि लूप जब एंड होगा तो यहाँ कहीं I का यूज तो है नहीं, इसलिए वेरिएबल को हमने यही डिक्लेयर कर लिया। वरना आप चाहें तो INT I और J यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इस जगह पर केस के अंदर, और उसके बाद लूप चालू करें। तो INT I को अब हमें क्या करना होता है, J वाला लूप पहले बनाना होता है। तो J इक्वल टू क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग पहला ये कॉलम में फिक्स वैल्यू है या चेंज वैल्यू है इसको चेक करते हैं। तो क्योंकि हमने देखा ये आपका फिक्स वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए J इक्वल टू 1 रख दिया गया यहाँ पर। उसके बाद अब ये वैल्यू कहां तक जाए, तो ये लास्ट वाली लाइन हमें खींच लेनी होती, लास्ट वाली लाइन। तो लास्ट वाली लाइन के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब वैल्यू चेंज हो रही होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग वेरिएबल का नाम रखते हैं यहाँ पर। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चेंज वैल्यू दिखाई पड़ रही है। तो चेंज वैल्यू के लिए हमें ये वैल्यू कहां से मिल सकती है, I से मिल सकती है। तो हमने यहाँ पर I रख दिया, यहाँ पर हमने I रख दिया, और I की वैल्यू 1 से 5 दिखाई पड़ रही है, इसलिए 1 से 5 चला दिया, और 1 से 5 असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगा दिया और प्लस प्लस कर दिया। फिर देखा जाता है ये थर्ड लाइन J वाले लूप में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे भी हमने लेस देन इक्वल टू लगाया है और प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, यहाँ एलन ना लगा देना। यहाँ एलन नहीं लगता क्योंकि एक J वाला लूप चलता है, इसका मतलब सिर्फ एक लाइन प्रिंट हो रही होती है, तो इसका मतलब एक लाइन में कहीं लाइन चेंज नहीं होनी है, तो इसलिए एलन नहीं लगाएंगे। और फिर जब लूप से बाहर आए, जैसे अब एक लाइन प्रिंट हो गई, तब एलन लगा दिया जैसे लाइन चेंज हो जाए, उसको ब्रेक लगा दिया और फिर यहाँ पे रॉन्ग चॉइस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट उस पे चलेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे 2019 का पेपर है, नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका बबल सॉर्ट का। तो ये तो सभी लोग समझना चाहेंगे। सबसे पहले आपको स्कैनर तक का तो फिक्स प्रोग्राम होता है, सारे बच्चों को मालूम है। आपको एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 का नाम बताया गया होगा, इसलिए 15 का डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आपने I, J और T नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू को इनपुट करना पड़ता है। तो आपने एरे में एक फंडामेंटल रूल है कि बिना लूप लगाए ना ही कुछ स्टोर होगा ना ही कुछ प्रिंट होगा। तो ये लूप जो है वैल्यू स्टोर करा लेगा। तो मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना लेता हूँ, इसमें मैं देखूंगा कि ये वैल्यू 5 नंबर में स्टोर कर लेता हूँ। 15 का है, मैं 5 नंबर में यहाँ पे प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ कि ये नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले I में 0 स्टोर हुआ, और यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, 5 नंबर मान रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 5 रखा होगा, और यहाँ पे 4 माइनस I किया होगा, एक कम लिया जाता है। एक कम इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे 4 तक चल गया तो ये J4 होगा, और ये J+1 होने पर 5 हो जाएगा। तो 5 वाला बॉक्स नहीं है हमारे पास, इसलिए एक कम रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस I किस लिए किया जाता था, माइनस I इसलिए किया जाता था कि अगर सबसे बड़ा नंबर बबल सॉर्ट में लास्ट में पहुंच चुका है, तो दोबारा लूप चलने पर अब ये लास्ट वाले नंबर को ना चेक करे। तो
तो ये माइनस आई करने से क्या होगा, लास्ट वाला नंबर नहीं चेक होगा अगली बार चलने पर। फिर एक और, अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ आ चुका है तो फिर अब लूप सिर्फ 0 से 2 तक ही चले, इसलिए आगे के 2 बॉक्स ना चेक हो, इसलिए माइनस आई किया जा रहा है। ये 1 बाई 1 शिफ्ट होता जाएगा, अभी आप देखोगे। तो 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, आई की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां से आए 0 4 माइनस आई, आई के पास क्या है 0, तो 4 माइनस 0 4, तो यहाँ 4 ही रहेगा। 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। और यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 प्लस 1 यानी कि 1 है, तो 0 पे हमारा कौन सा नंबर है, 0 पे हमारा 9 है, और 1 पे हमारा क्या है 6 है। तो अब चेक हो रहा है 9 बड़ा है 6 से, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आए। इन 3 लाइंस का मतलब है स्वैपिंग करना। एक बार मैं दिखाई दे रहा हूं कि स्वैपिंग कैसे हो रही है, बाकी हम लोग अंडरस्टूड कर लेंगे कि हाँ ये स्वैपिंग हो गई। ये बॉक्स बना लिए 0 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पे क्या है, आई जे की वैल्यू 0 है, तो 0 वाले बॉक्स वाली वैल्यू टी में चली जाए, तो 0 पे क्या है 9, तो 9 टी में आ गया। और फिर 0 प्लस 1 1, तो 1 वाले बॉक्स वाली वैल्यू कहाँ चली जाए, 0 वाले बॉक्स पे, तो 1 वाले बॉक्स पे क्या है 6, ये कहाँ चला जाए जे यानी कि 0 वाले बॉक्स पे, तो आपका ये 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया। उसके बाद जो है फिर टी में कौन सा नंबर था, टी में आपका 9 था, 9 कहाँ चला जाए, जे प्लस 1 का मतलब इस समय था 1, तो 9 आपका 1 वाले बॉक्स पे आ जाए, 9 आपका 1 वाले बॉक्स पे आ जाए। उसके बाद जो है जे वाला लूप अब कंटिन्यू चलेगा, तो जे वाला लूप जब चलेगा तो जे प्लस प्लस होके आपका 0 से कितना हो जाएगा, जे प्लस प्लस होके 0 से हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। 1 भी 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब यहाँ पे हो गया आपका 1, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अब 1 पे इस समय क्या दिखाई, बाकी सारे नंबर यहाँ पे ऐसे रहेंगे। अब आपका 1 पे इस समय क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 पे 9 है, और 2 पे क्या है, 2 पे 2 ही है, तो 9 बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू है। तो फिर इन 3 लाइनों का मतलब क्या है, 9 2 आपस में स्वैप हो जाए, तो 9 आपका यहाँ आ जाएगा और 2 आपका यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे नंबर वैसे ही उतार दिए जाएंगे इस तरीके से। ये आपका 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद J1 था, J प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 भी 4 से छोटा है, नीचे आया। अब यहाँ 2 है और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 वाले बॉक्स पे इसमें क्या है 9 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। और 3 वाले बॉक्स पे इसमें क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 9 10 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप इफ से बाहर आए, लेकिन लूप फिर से आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ जे के पास नहीं जाएगा, सॉरी, लूप आई के पास चला जाएगा, लूप यहां से आई के पास चला जाएगा। आई प्लस प्लस होके अब आपका कितना हो गया, नहीं सॉरी सही कह रहे हैं, अभी तो लूप फॉल्स नहीं हुआ है, अभी ये जे के पास ही जाएगा। जब जे वाला लूप फॉल्स हो जाएगा तभी आई के पास जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये लूप फिर से जे के पास चला जाएगा। अब जे की वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस होके 3 हो गई। अब 3 भी 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया, तो यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया आपका ये 4। अब 3 वाले बॉक्स पे इस समय क्या है 10 है, तो 3 वाले बॉक्स पे यहाँ 10 आ जाएगा। और 4 वाले बॉक्स पे क्या है, 4 वाले बॉक्स पे हमारा 8 है, तो 10 बड़ा है 8 से, कंडीशन ट्रू है, तो ये स्वैपिंग हो जाए, तो यहाँ पर 8 इधर आ जाएगा और 10 आपका इधर आ जाएगा। बाकी सारे नंबर ऐसे ही कॉपी कर दिए जाएंगे। ये हो गया। जीरो 1 2 3 4। उसके बाद जो है अब जे प्लस प्लस होकर जैसे ही 4 होगा, 3 से प्लस प्लस होकर 4 होगा, लूप फॉल्स हो जाएगा। लूप फॉल्स होने के बाद अब आपका लूप बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट चला गया है, यहाँ पे आई बंद है। अब यहाँ से लूप फिर आई के पास चला जाएगा और आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई अभी तक 0 ही था, अभी तक क्या हो रहा था, जे ही चल रहा था, आई नहीं चल रहा था। तो अब यहाँ पे नई वैल्यू ये चालू हो जाएंगी। तो आपका आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी 5 से छोटा है। फिर कर्सर नीचे आया, जे की वैल्यू 0 हो गई। अब 0 और यहाँ पे हमारा क्या था 4 था, तो 4 माइनस आई, इस समय क्या हो चुका है 1 है, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, यहाँ 3 हो जाएगा।
0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जे पे 0 है और यहाँ पे 0 + 1 1, तो 0 वाले बॉक्स पे यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 6 आ जाएगा। और 1 वाले बॉक्स पे यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा। और आपका ये दोनों तीनों लाइनें क्या करेंगी, स्वैपिंग करेंगी, तो 2 आपका इधर आ जाएगा और 6 आपका इधर आ जाएगा। बाकी सारे नंबर वैसे ही कॉपी कर दिए जाएंगे इस तरीके से। हो गया 0 1 2 3 4। उसके बाद अब जे की वैल्यू 0 थी, यहां से देखा करो जे की वैल्यू 0 थी, जे प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी 3 से छोटा है, नीचे आया। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 पे आपका क्या है 6 है और 2 पे आपका क्या है 9 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स। तो ये आप इफ से बाहर आ गए, स्वैपिंग नहीं हुई यहाँ पर। फिर जे प्लस प्लस होके आपका हो गया, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 3 से छोटा है, नीचे आए। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 + 1 3, यहाँ 3 है, तो 2 पे इस समय क्या है हमारा 9 है, तो यहाँ पे आपका ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 पे इस समय क्या है, 3 पे आपका 8 है, यहाँ 8 आ जाएगा। अब 9 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू, तो फिर ये स्वैपिंग कर दे 3 लाइनें, तो आपका 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही उतार दी जाएंगी इस तरीके से। तो ये आपका 0 1 2 3 4 और ये 2 ऐसे कॉपी हो जाएगा, 6 ऐसे कॉपी हो जाएगा और ये 10 ऐसे कॉपी हो जाएगा। अब देखा जाए हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे कंफर्म हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है। लेकिन अभी ये लूप आपका I1 ही है, तो इसका मतलब अभी ये 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 तक चलेगा। लेकिन इसके चलने पर जे वाले लूप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जे में अब कोई हमारा नंबर, बड़ा नंबर इधर रह ही नहीं गया लेफ्ट साइड में, जिसको हमें राइट साइड में भेजना है। तो ये इफ कंडीशन एक बार भी अब ट्रू नहीं होने वाली है, बस ये लूप चलता रहेगा। और ये कंप्लीट लूप हो गया। इसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंटिंग कर देनी होती है। तो ये जो मैसेज आपका था, ये जो ऊपर साइड में मैसेज यानी यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये नीचे भी आप दे सकते थे प्रिंटिंग के समय। यानी कि ये यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो रही है मैं दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे 0 से 15 तक का लूप चला दिया गया, A of I प्रिंट करा दिया गया। तो क्या होगा, ये वाले नंबर आपके सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से बबल सॉर्ट हो गई। तो बस ये प्रैक्टिस की चीज है कि आप जो है कुछ डेटा लेकर अपने आप चलाने की कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आपको आने ही लगेगा, आपकी आदत हो जाएगी। जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है फिर वो चीजें हम लोग नहीं भूलते हैं, ये सबको पता है। तो ये आदत डालनी है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सबको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्लास का नाम ओवरलोड है, क्लास का नाम ओवरलोड है और फंक्शन का नाम सीरीज है। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है जिसमें सीरीज को हमें सम ऑफ सीरीज कराना है। पहली सीरीज आपकी ये है। यस सर, हमें जरूरी है क्लास ओवरलोड ही लें, कुछ और भी तो ले सकते हैं? इधर तो कहा है कि क्लास टू ओवरलोड। हाँ, जैसे कि अगर क्लास का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, आप मीनिंगफुल ही चलिए हमेशा। क्लास का नाम ओवरलोड ही रख दीजिए, क्योंकि ओवरलोड का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्यों अपना नाम या किसी और को नाम। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है कि ओवरलोड करके ही क्लास का नाम लें। और ज्यादातर ओवरलोड ही आता ही है क्वेश्चन में गिवन। हाँ, ऐसे ही किसी को अगर कुछ बीच बीच में पूछना हो तो आप पूछ लिया कीजिए बेटा। अब यहाँ पे फंक्शन वॉइड से है, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहीं पे फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया जाएगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पास करी गई है वॉइड मेन से, और n कहां तक सीरीज जाए, ये नंबर ऑफ टर्म n दे दिया गया है। और पावर क्या है 1 2 3 4 5। तो ये तो बहुत इजी प्रोग्राम है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब ये देख भी लेंगे हम लोग नीचे। उसके दूसरा आपका सीरीज क्या है 0 7। तो ये क्या चल रहा है, आई थिंक ये 1 की पावर 3 - 1, फिर 2 की पावर 3 - 1, फिर 3 की पावर 3 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके टर्म आ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं, ऊपर तो फिक्स 1 है और नीचे 2 3 4 चल रहा है।
तो अगर ऊपर हमने आई माना, अगर हम आई से लूप चलाएं तो आई अगर 1 से लूप चलाएंगे तो 1 आई प्लस 1 कर देंगे तो 2 3 4 हमें मिलता रहेगा। अभी देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या कराया है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैं जरूरत पड़ने पर ही दिखाऊंगा, आप नीचे वाला प्रोग्राम में दिखा रहा हूं। पहला आपका है x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो देखिए एक एक फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। अब x की वैल्यू अगर हमने 2 मानी है और n की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 मान ली है, तो हमारा सीरीज क्या था, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 2 और x की पावर 3, ये था। तो अगर हमने 3 माना है, इसका मतलब 3 टर्म्स हमारे यहाँ पे आने चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 2 मान रहे हैं तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये सॉल्व होना है। तो हमने यहाँ एक लूप चलाने के लिए i ले लिया है, सम इज इक्वल टू 0 ले लिया है, 1 से लूप चला दिया है, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएंगे। मैथ डॉट पॉज से x में क्या है 2 है और i में क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1, ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। और फिर हमने यहाँ पर INT इसलिए लगा दिया क्योंकि मैथ आपका डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ INT लिखने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसको सम में ऐड कर दिया, सम में आपका 0 है तो 0 प्लस 2 की पावर 1 2 आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर लूप ऊपर गया, i प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, अब 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया, 4 भी इसमें सम हो गया, तो यहाँ पे एस में 2 था, 2 प्लस 4 6 आ गया आपका। फिर i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 3 के इक्वल है, अब 2 की पावर 3 हो गई, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 और 6 आपका 14 आ गया लूप से। अब उसके बाद i प्लस प्लस होके जैसे 4 होगा लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे सम ऑफ सीरीज आपने 14 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, इसके नीचे वाला। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 0720 क्या था, सर 26 था। हाँ 07 26 और 63, 07 26 और 63, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे फंक्शन मैंने क्या बनाया है, फंक्शन मैंने बनाया है वर्ड सीरीज p, यहाँ p लिया है, तो p में आपका क्या भेजा गया होगा, p में आपका लिमिट भेजा गया है, p में आपका लिमिट, उस लिमिट तक ये सीरीज प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तक कहा है हमने, तो तक का मतलब तो यहाँ पे इक्वल टू लगा होना चाहिए, तो इक्वल टू लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 से p तक चल जाएगा और p में मान लीजिए 3 है, तो 1 2 3 यहाँ तक का टर्म, इतना टर्म आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ अगर हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब i इंटू आई माइनस 1, आई में 1 था, 1 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 प्रिंट करा दिया, सॉरी माइनस 1 करने 0 आ जाएगा, फिर j प्रिंट करा दिया, तो आपका पहला टर्म 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है लूप ऊपर चला गया, i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, अब 2 इंटू 2 तो आपका 8 आ गया, 8 माइनस 1 तो 7 प्रिंट हो गया। आपका जो है ये 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और आपका जो है 2 इंटू 2 8 आ गया, 8 माइनस 1 7 प्रिंट हो गया। फिर i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 भी 3 के बराबर है, 3 इंटू 3 आपका कितना 27 हो गया, 27 माइनस 1 26 आ गया, 26 प्रिंट करा दिया। उसके बाद i प्लस प्लस होके जैसे 4 होगा लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ गए, ये वाला फंक्शन एंड। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे थर्ड फंक्शन पे। थर्ड फंक्शन पे हमें याद है कि यहाँ पे थर्ड फंक्शन में ऊपर 1 है, नीचे 2 3 4 है, 2 3 4 है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका कोई पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर नहीं, इसका मतलब आपको जितना सीरीज दिया गया पूरा प्रिंट कराना है। तो 2 से 10 तक का ले लिया, नीचे 2 से 10 तक का था, तो ये 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको। आपका 2 से 10 तक का चला दिया गया, और ऊपर 1 फिक्स था, तो 1 आपका इंटीजर वैल्यू होती है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, और क्योंकि आई भी आपका इंटीजर टाइप का है, इसलिए 1 ना लेकर 1.0 ले लिया है, जिससे कि फ्रैक्शनल वैल्यू एक्यूरेट आ जाए। 1.0 का मतलब डबल टाइप का हमने 1 बना दिया है।
ये फ्लोट टाइप का नहीं, डबल टाइप का माना जाएगा। फ्लोट अगर चाहते हैं तो इसको यहाँ पे 0f लगाना पड़ेगा, लेकिन डबल में d लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू कंप्यूटर डबल में लेता है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, और i की वैल्यू क्या है 2, तो पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व हो गया और ये सम में ऐड हो गया। सम इज इक्वल टू मैंने 0 ले रखा डबल टाइप का। उसके बाद i प्लस प्लस होके 3 हो गया, इसका मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। फिर i प्लस प्लस होके 4 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और इस तरीके से ही i डिवाइडेड बाई 10 भी हो जाएगा, और ये जो भी सम आएगा वो इसमें चला जाएगा। यानी आप समझिए ये 2019 में बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आपको जितना डेटा दिया गया है, अगर आप रियली ईमानदारी से सॉल्व कर ले तो इसकी बोर्ड की औकात नहीं होगी कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जो ना समझे में आए। लेकिन आपको जितना डेटा हमने पढ़ाया है उतना आपको आना चाहिए, आप उस पर मेहनत कीजिए, तभी आपका ये हो पाएगा। उसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जब ये प्रोग्राम दिया गया था तो इस प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया कि वर्डमेट बनाएं, तो आप चाहो तो यहीं पे जहां पे ये आपका ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे एंड हुआ है, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हुआ, यहीं पे आप क्लास एंड कर सकते हो, क्लास को एंड कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे वर्डमेट की प्रैक्टिस कराई है, इसलिए इतना वर्डमेट जितना मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इतना बना देने में कोई हर्ज नहीं है। तो वर्डमेट बना देंगे तो कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या ऐसा खास कर दिया, जो भी ऊपर पैरामीटर थे हमारे बस उन्हीं की फिक्स वैल्यू हमने भेज दी। यहाँ पर ऊपर 2 पैरामीटर थे, तो एक x की वैल्यू भेज दी थी, एक लिमिट भेजनी थी, तो 2,5 भेज दिया मैंने। ओवरलोड ओबीजे इक्वल टू न्यू ओवरलोड, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पैरामीटर में 2,5 भेज दिया, तो 2 क्या है x की वैल्यू और 5 क्या है n है। उसके बाद यहाँ पर ये p की वैल्यू भेज दी, p या q जो भी था उसकी वैल्यू भेज दी, तो ये आपका 10 तक चल जाए, जितना भी आप यहाँ पे जैसे 4 भेजा तो 4 लिमिट तक चल जाएगा। और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था तो कोई कुछ भी नहीं भेजा, तो इतना भेजने में कुछ जाता नहीं है। जबकि यहाँ पे चाहे तो यहीं पे प्रोग्राम आप एंड कर सकते हैं, और अगर आप बना देते हैं तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। स्ट्रिंग के प्रोग्राम थोड़े से अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है कि जो है आपने पढ़ा ही ना हो या आपको पता ही ना हो। जितने लॉजिक बताए गए उन्हीं में से कोई ना कोई लॉजिक इसमें फिट बैठेगा 100%। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका प्रोग्राम दिखाया गया है, वी हैव टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस, मतलब सेंटेंस इनपुट कराओ उसको अपर केस में कर दो, फिर काउंट एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए लेटर। ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग ए से हुई है उनको काउंट करना है और प्रिंट कराना है। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखें ये एडवर्टीजमेंट ये एक वर्ड हो गया, फिर एंड ये दूसरा वर्ड हो गया, एप्लीकेशन ये तीसरा वर्ड हो गया, फिर ऑफ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, फिर आर ये चौथा वर्ड हो गया, और फिर इसमें और कोई ए वाला वर्ड नहीं है जिससे ए से स्टार्टिंग हुई। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं 4, ये आंसर चाहिए। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहले हमने यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन, फिर स्कैनर, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल ले लिए। अब वेरिएबल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर वेरिएबल आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहाँ पे एक str नाम का वेरिएबल ले लिया गया, उसमें चाहे तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग उस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहे तो बस डबल कोट्स स्टार्ट कीजिए बंद कीजिए, उसमें कोई स्पेस ना दीजिएगा, ये हमने बताया है आपको, सारे बच्चों को याद होगा। फिर यहाँ पे ये काउंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर c इक्वल टू 0 ले लिया है, i से लूप चलाया जाता है, और n में आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी सीरीज की वो स्ट्रिंग की लिमिट। फिर उसके बाद अब आपका जो है एंटर अ सेंटेंस दिया आपने, एंटर अ सेंटेंस में अपर केस में वही सेंटेंस आपने ले लिया। उसके बाद जो है उस क्योंकि वर्ड तोड़ के हमें उसमें पहला लेटर चेक कराना होगा, हाँ वर्ड तोड़ के ही मैंने कराया है, वैसे चाहे नहीं वर्ड तोड़ के ही कराना पड़ेगा क्योंकि वर्ड का पहला लेटर होना चाहिए। तो वर्ड जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक उसका पहला लेटर कैसे चेक करोगे। बाकी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और जो होशियार है वो अपना करता रहे। तो यहाँ पे एक लास्ट वाला वर्ड नहीं टूटता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस जोड़ दिया है। तो उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ निकालने के बाद फिर ये लूप चला दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे लूप से इसको समझेंगे कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस उठा के थोड़ा सा रख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। अब जो है सबसे पहले 0 से ही लूप चलता है स्ट्रिंग है,
तो 0 जो भी इसकी लिमिट निकली होगी उससे छोटा होगा, कंडीशन ट्रू। नीचे आ गए, कैरेट फंक्शन से पहला कैरेक्टर तोड़ा, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्पेस पे 11 होगा, स्पेस पे 11 होगा, याद रखिएगा। ऐसे ये इंडेक्स नंबर आगे की ओर होंगे। तो सबसे पहले 0 पे क्या टूटेगा, ए टूटेगा। अब ए नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस को हमेशा सिंगल कोट्स में चेक कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा मैं याद दिलाऊंगा। अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका ए टूटा है, तो ए नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू है, तो पी में आपका क्या ऐड हो जाए, पी एक खाली वेरिएबल था जिसमें ए आ जाए, ए आ गया। अब इफ ट्रू हुई तो एल्स में जाएंगे नहीं हम लोग, फिर से आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। 1 पे आपका क्या है, डी, तो कैरेट फंक्शन से क्या टूटेगा, डी टूटेगा। अब डी नॉट इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पे पी में डी चला जाएगा। उसके बाद जो है इफ ट्रू हो गए तो एल्स में नहीं जाएंगे, फिर से आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, आपका 2 हो गया। 2 पे क्या टूटा, वी टूटा, कैरेट फंक्शन से वी निकला। अब वी नॉट इक्वल टू स्पेस, तो कंडीशन ट्रू है, तो वी इसमें ऐड हो जाए। अब ऐसे वी ऐड हो गया, फिर ए ऐड हो जाएगा, फिर एन ऐड हो जाएगा, फिर सी ऐड हो जाएगा, ई ऐड हो जाएगा, एम ई एन टी, ये सारा डेटा यहाँ पे पहुंच गया। फिर उसके बाद जैसे आई प्लस प्लस होके 11 पे पहुंचा, 11 पे क्या मिल जाएगा, आपका स्पेस मिल जाएगा। तो स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन फॉल्स, तो आप एल्स में आ गए, और एल्स में यहाँ पे पी डॉट कैरेट 0। तो आप यहाँ पे एक फंडामेंटल याद रखिएगा कि स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर का कोई भी इंडेक्स नंबर हो सकता है। स्ट्रिंग अलग अलग इनपुट होती है तो इंडेक्स नंबर भी बदलते रहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर हो सकता है। लेकिन जब ये सेंटेंस से वर्ड की डुप्लीकेट कॉपी टूट कर किसी नए वेरिएबल में जाएगी, जैसे कि पी में ये वर्ड गया है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे एडवर्टीजमेंट टूटा तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर एंड टूटता और पी में आता तो वो भी आपका 0 से, एंड का ए 0 पे आ जाता, यानी 0 से स्टार्ट होता, और सेंटेंस में उसका इंडेक्स नंबर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, ये बात याद रखिएगा। तो आप एल्स में आ गए और 0 वाले बॉक्स पे क्या मिला, आपका ए मिला। तो CHR इक्वल टू ए है क्या, हाँ, क्योंकि है तो यहाँ पे C प्लस प्लस हो जाए। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप चाहे ओपन क्लोज कर दीजिए। अब कंडीशन ट्रू हुई तो C प्लस प्लस होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो C प्लस प्लस नहीं होगा, बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर चाहे कंडीशन ट्रू होकर बाहर आए और चाहे बिना कंडीशन ट्रू हुए बाहर आए, यहाँ पे P इक्वल टू स्पेस का मतलब क्या है, P को खाली कराया गया है, यानी P में ये जो एडवर्टीजमेंट है तो ये क्या हो जाए, ये आपका मिट जाए, ये आपका रफ हो जाए, ये P से गायब हो जाए। और ये क्यों गायब किया जाता है, जिससे कि अगला वर्ड टूटे तो P में ये पुराना वर्ड हट चुका हो। अब आपका यहाँ पे C प्लस प्लस होके कितना आ चुका है, C प्लस प्लस होके 1 आ चुका है। उसके बाद जो है फिर से आपका ये आई, अब अगली बार पूरा लूप चलेगा तो क्या टूटेगा, अब एंड टूटेगा। एंड टूटा, जैसे यहाँ वाला ये वाला स्पेस मिला तो आप कहाँ जाओगे, एल्स में आ जाओगे। तो एंड जो निकलेगा P के अंदर, उसका इंडेक्स नंबर आपका क्या पड़ेगा, 0 1 2। जब ये P के अंदर आएगा तो आपका 0 वाला कैरेक्टर फिर से एल्स में तोड़ा गया, वो क्या टूटा, ए टूटा, ए फिर से मैच हो गया तो C प्लस प्लस होकर 2 हो गया। और ऐसे ही अब ऑफ टूटा तो ऑफ का 0 वाले बॉक्स पे क्या मिलेगा, O मिलेगा, तो O तो इस टाइम मैच नहीं हुआ तो C प्लस प्लस नहीं होगा। फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन टूटेगा तो उसके 0 वाले बॉक्स पे क्या मिलेगा, आई टूटेगा तो आई भी यहाँ मैच नहीं होगा तो C प्लस प्लस नहीं होगा, और फिर ये खाली होता जा रहा है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी टूटेगा, उसका T A से मैच नहीं हुआ तो उसके बाद ये लास्ट वाला R टूटेगा, R, तो R का A यहाँ पे मैच हो गया तो C प्लस प्लस होके 3 हो गया। और उसके बाद एवर टूटेगा, मैच नहीं हुआ, चेंजिंग टूटेगा, मैच नहीं हुआ, फिर लूप फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आए और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड आप प्रिंट कराया तो यहाँ पे A से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपके कितने निकले, टोटल कितने थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये मैंने 3 तक ही लिखा, लेकिन यहाँ पे भी एप्लीकेशन भी देखना चाहिए था, ये 4 हो चुका होगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, टेक नंबर। तो टेक नंबर आपका क्या होता है एक बार देख लेंगे। यहाँ पर टेक नंबर कि कोई भी, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 4 डिजिट टेक नंबर। 4 डिजिट, 4 डिजिट के टेक नंबर जनरेट हो जाए।
तो 4 डिजिट के सारे जनरेट हो जाए। तो 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है? 1000 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? 9999 यहाँ पे। यानी इसके बीच में जितने भी टेक नंबर है वो प्रिंट हो जाए। अब टेक नंबर होता क्या है? तो किसी भी नंबर को 20 से तोड़ा जाए, तो 20 से तोड़ा जाएगा, 2 डिजिट इधर चली जाएंगी, 2 डिजिट इधर चली जाएंगी, और फिर उसका सम कर लिया जाए। तो सम जो आया उस सम का स्क्वायर किया जाए, यानी 30 और 25 का सम कितना है? 55, और उसका स्क्वायर किया जाए तो फिर से वही नंबर बन जाएगा। और ये नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच होता है तो ये टेक नंबर है। तो बहुत आसान सा लॉजिक है इसका, आप इसको समझ लीजिए। मैं दिखाई दे रहा हूँ इसका आंसर। आपका इंपोर्ट वाली लाइन रहती है क्योंकि वैल्यू इनपुट करनी होती है, स्कैनर वाली लाइन। फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए और सिंपल सा देख लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 1000 से 9999 4 टाइम्स 9 तक का लूप चला दिया, क्योंकि इसी के बीच के सारे नंबर चाहिए। अब देखिए अभी आपका एग्जांपल आपका क्या था, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल था 3020, तो यहाँ पे 3020 का एग्जांपल ले ले रहा हूँ। 30 और 20, 25 था, 25 था। ओके 25 था। तो अब यहाँ पे 1000 से जब लूप चलेगा तो इसमें हो सकता है बीच में भी कई सारे नंबर मिलेंगे। मैं यहाँ पे जब चला के दिखा रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि i प्लस प्लस होकर 3025 हो गया। i प्लस प्लस होकर 1000 से बीच में जितने भी मिलेंगे वो तो चलाने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कभी तो ये i प्लस प्लस होकर 3025 तक पहुंचेगा ना, तो ये i प्लस प्लस होकर 3025 तक पहुंच गया। अब ये 3025 जो है इससे छोटा है, 999 से 4 टाइम्स 9 से नीचे आया। अब आप देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय 100 किया, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया और 100 लिख लिया। अब 2 जीरो हटाए तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। और ये क्वेश्चन निकालने का साइन है, क्वेश्चन कहाँ निकलता है? इधर साइड में निकलता है, ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन हमारा डिवाइड साइंस निकलता है। और क्या निकला क्वेश्चन? 30 निकला। तो यहाँ पे क्यू में क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉड 100 कर रहे हैं तो मॉड में क्या होता है? पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू आती है और उसके लिए ये आपका रिमाइंडर माना जाता है, ये इस साइन से निकलता है। और आपका रिमाइंडर क्या आया? 25 आया। तो यहाँ पे आपका क्यू में 30 आ गया और आर में 25 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? उन दोनों का सम किया, तो क्यू प्लस आर करने से यहाँ क्या आ जाएगा? 55। और यहाँ पे मैट डॉट पाव का यूज किया, कॉमा 2, यानी क्या हुआ? इसका मतलब 55 की पावर 2 हो गया। तो ये आपका एस में कितना आ जाएगा? एस में फिर से आपका 3025 आ जाएगा। और फिर हमने मैच कर लिया, एस में आपका 3025 है और आई में भी 3025 है, दोनों मैच हो गए तो आई प्रिंट हो जाए। तो आई का ये नंबर जो था वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरा लूप जब चलेगा तो ऐसे जितने भी नंबर यहाँ पे मिलेंगे वो सारे नंबर यहाँ पर प्रिंट होते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया है।